अखाड़ा में आज सबसे पहले बहुत बड़ी खबर के साथ हम शुरू करते हैं इस सोमवार का अखाड़ा। बड़ी खबर पीएफआई को मिल रही है फंडिंग और इससे जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, केंद्रीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पीएफआई की फंडिंग से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं और करीब 134 करोड़ रुपए के फंड का सीएए विरोधी प्रदर्शन में इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम को पीएफआई संस्था और उससे जुड़े करीब 73 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली। ईडी की जांच में रिहैब इंडिया फाउंडेशन को भी उन्हें मिली है जानकारी। अब इस पर और भी डिटेल्स आपको बताएंगे। कई सारे अकाउंट्स और कई सारे लोकेशंस पर छापेमारी हुई है, कई सारे दस्तावेज सामने निकल कर आए हैं और अब आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता, कुछ वरिष्ठ लॉयर्स, इन सब के नाम भी इससे जुड़े हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब उत्तर प्रदेश में उपद्रव हुआ था तो पीएफआई से जुड़े कई सारे लीडर्स की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली में भी पीएफआई से जुड़े कुछ युवाओं की गिरफ्तारी हुई थी जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव मचाया था। उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में ये अरेस्ट हुए थे तो उन लोगों ने ये कबूल किया था कि हाँ, हमने ही उपद्रव मचाया था और उस वक्त पीएफआई पर कई सारे सवाल उठे थे। पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उनके लीडर है तस्लीम रहमानी। तस्लीम रहमानी को दिल्ली पुलिस की तरफ से बुलाया भी गया था, उनसे पूछताछ भी की गई थी और तब एसडीपीआई ने अपने आप को दरकिनार कर लिया था इन सारे आरोपियों से जिन्होंने दिल्ली में सीएए के विरोध में हुए प्रोटेस्ट में उपद्रव मचाया था। सीलमपुर और जहां पर वायलेंस हुई थी जामिया नगर में, यहां पर ये नाम निकल कर आए थे। उत्तर प्रदेश में भी ये नाम निकल कर आए थे। अब बताया जा रहा है और मैं डिटेल्स पढ़ रहा हूं, डिटेल्स में ये जानकारी सामने आई है जहां ये बताया जा रहा है कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम को पीएफआई संस्था और उससे जुड़े करीब 73 बैंक अकाउंट की मिली है जानकारी। जी हां, ईडी की तफ्तीश में रिहैब इंडिया फाउंडेशन की भी मिली है जानकारी। करीब 134 करोड़ रुपए का फंड सीएए के मसले में होने वाले विरोध प्रदर्शन में किया गया है प्रयोग। इसके दस्तावेज भी सामने निकल कर आए हैं। अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं और भी। अमिताभ, ये डिटेल्स पूरी तरह से पॉइंट करते हैं उस संस्था को जो इससे पहले भी विवादों में घिरी है, खासकर केरल में लव जिहाद के मसले में, फोर्स्ड कन्वर्जन्स के मसले में और वहां पर युवाओं को बरगलाकर दैश यानी इस्लामिक स्टेट के लिए उनको सऊदी अरब और यमन के जरिए सीरिया भेजने के आरोप भी पीएफआई पे लगे थे। अमिताभ, शंकर आनंद जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। अमिताभ सिन्हा भी हैं, शंकर आनंद से और डिटेल्स लेते हैं। हाँ शंकर। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही है, ईडी ने इस मामले में पीएफआई से जुड़े हुए काफी केसेस जो है कुछ महीने पहले बकायदा दर्ज किए थे। जब उसी तफ्तीश के दौरान जब जैसे जैसे दायरा बढ़ता गया तो इस मामले पर कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली। आज से 3 महीने पहले कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी मिली थी जो कई संदिग्ध बैंक अकाउंट्स के मार्फत से हो रहा था, जिसमें कि जब उसमें तफ्तीश किया गया तो उसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, उसका नाम सामने आया। उसके बाद उस मामले पर और जब आगे इस मामले की तफ्तीश शुरू हुई तो वेस्टर्न यूपी से जुड़े हुए कुछ ऐसे बैंक अकाउंट की जानकारी मिली जिसमें कि अचानक पैसे आ रहे हैं, फिर बाद में उस पैसे को तुरंत निकाल लिया जा रहा है। जब उस मामले में और आगे तफ्तीश किया गया तो पता चला कि जो सीए के मसले पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो उन पैसों का प्रयोग जो है यहाँ भी किया जा रहा है। तो एक तरह से ये इनपुट मिलने के बाद ईडी काफी संजीदा होकर इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू किया। उसमें दिल्ली से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, और जिसमें की जानकारी मिली है कि किस तरह से पैसे को जमा किया जा रहा था, कहां से निकाला जा रहा था। तो 134 करोड़ से ज्यादा जो पैसे डिपॉजिट हुए हैं वो पीएफआई से संबंधित कुछ जो उसकी सहकारी कंपनियां हैं, एनजीओ हैं, बकायदा उसमें जमा हुए और उसके बाद उस पैसे का प्रयोग कहें या दुरुपयोग कहें वो बकायदा इस मामले पे हो रहा था। तो इस मामले पे ईडी को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और ईडी ने जो केस रजिस्टर किया था कुछ महीने पहले बकायदा वो पीएफआई के अगेंस्ट किया था, एक संस्था के खिलाफ जिसके खिलाफ मनी ट्रेल से जुड़े हुए काफी जो फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा था। उसके बाद ये सारी जानकारी निकल के आई है और सबसे बड़ी बात, इस मामले में कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है जिसकी भूमिका काफी संदिग्ध है, जिन्होंने इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने में बाकायदा मदद किया था। तो इसमें कांग्रेस से जुड़े हुए जिन नेताओं का नाम जिस तरह से बाहर आया है, आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं
और कहीं न कहीं जिस तरह से देश के अंदर में एक अलग ही जिस तरह से एक्टिविटी की गई है सीएनएन के खिलाफ इस मामले में शंकर, मैं जरा डिटेल्स चेक कर रहा हूं। इसमें आपने कुछ दस्तावेज भी आगे बढ़ाए हैं। इन दस्तावेजों में क्या मेंशन किया गया है, कितने पैसे मिलने का आरोप है और क्या इसकी पुख्ता जानकारी है? क्योंकि बहुत ही गहन आरोप लगे हैं दो लोगों पर जिनका ना कि कांग्रेस से ताल्लुक है, पर ये सुप्रीम कोर्ट में भी वरिष्ठ लॉयर हैं। देखिए, कांग्रेस से जुड़े जो दो बड़े नेताओं का नाम लगा है, जो कि वरिष्ठ वकील भी हैं, और उनका जो इस मामले पे जो एक रोल है, जो किरदार है, उससे संबंधित काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। और इस मामले में ईडी अब जल्द ही इस मामले में पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस भेजने वाली है और नोटिस भेज करके उसे पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में बुलाया जाएगा। जिस तरह से इस मामले पर ईडी को इस मामले में जानकारी मिली थी, न्यूज 18 इंडिया ने पहले भी बताया था किस तरह से इस मामले में पीएफआई की भूमिका संदिग्ध हो रही है, नजर आ रही है, और इसमें जो नेताओं की भूमिका है वो भी किस तरह से इस मामले में आया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले को एक सोची समझी साजिश के तहत इस हंगामे को आगे बढ़ाया गया और यहाँ पर काफी जो पैसे फंड किए गए, वहां पे लोगों का खाना से लेकर वहां पे बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया और यहाँ पर बाकायदा उसको इस मामले में रोल उसका जो है काफी महत्वपूर्ण है। और वहां पर जिस तरह से इकट्ठा हुआ, लोगों को इकट्ठा करना, अलग अलग स्थानों पे इकट्ठा करना, अलग अलग स्थानों पर ले जाके विरोध प्रदर्शन करवाना, तो वो भी इससे जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन ईडी की अगर बात करें तो ईडी को जो जानकारी मिली है वो पीएफआई से जुड़ा हुआ मामला जानकारी मिला है, उससे उसके जुड़े फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है बकायदा वो जानकारी मिली और किस तरह से पैसे का यहाँ पर निवेश हुआ, किस तरह से पैसों को खर्च किया गया। मैं जरा जो डॉक्यूमेंट्स हमने ऑन एयर किए हैं इसके प्रिंटआउट्स अगर स्टूडियो में मेरी टीम भेज दे तो उसको जरा डिटेल से पढ़ेंगे। प्रेम शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ हैं, अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ है, शंकर जरा हमारे साथ बने रहिए फोन पर। कम से कम 134 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात हुई है। ये पैसे कहां से आए और कुछ संस्थानों के नाम लिखे गए हैं वहां पर। कुछ वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं जिनका कांग्रेस की तरफ से भी लेना देना है पॉलिटिकली, और कुछ वहां पर पीएफआई कश्मीर का भी मैंने नाम देखा जहां पर करीब 1.25 करोड़ उनको भी दी गई है। ये आपको क्या लग रहा है प्रेम शुक्ला जी, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि विरोध करने के लिए और विरोध को फंड करना कोई जुर्म तो नहीं है। नहीं, विरोध को फंड करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन कृपा करके आप मुझे बताएं कि कांग्रेस पार्टी का ही संबंध पीएफआई जो आईएसआई से सीधे कनेक्टेड संस्था रही है, और ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। पीएफआई के आईएसआई से कनेक्शन है, ये तो कोयम्बटूर ब्लास्ट के समय ही पीएफआई से जुड़े हुए मौलाना मदनी के जमाने में ही सिद्ध हो गया था। अब इसके बाद जो पीएफआई किसी जमाने में विरोध करने पर किसी प्रोफेसर के हाथ काट लेती है, क्या पीएफआई के साथ कांग्रेस के नेता का जुड़ना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है समर्थनीय है क्या? दूसरा, एक जाकिर नाइक जो है, जो भगोड़े हैं इस देश के, वो कांग्रेस को जो है वो कोष में दान देते हैं। तो इस तरह के अलगाववादी, अराजकवादी, आतंकवादियों को समर्थन देने वाले संगठनों के साथ कांग्रेस के नेताओं का ही संपर्क और लेन देन क्यों होता है? क्या इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को, श्रीमती सोनिया गांधी को, श्री राहुल गांधी को देना आवश्यक नहीं है? जी देखिए, इन बैंक खातों में 120.5 करोड़ रुपए जो है वो जमा किए गए हैं और लेन देन की जांच, और ये जो तारीखें बता रही हैं इसमें डेट साफ है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4/12/2019 से लेकर 6/1/2020 जी, यानी दिसंबर जनवरी के टाइम। और इसी बीच आप आनंद जी देखते हैं कि पीएफआई ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में वहां पर अराजकतावाद फैलाने का, दंगा फैलाने का, पेट्रोल बम फेंकने का, पुलिस कर्मियों पे हमले करने का, आगजनी करने का दुष्कर्म किया। और उसके बाद पीएफआई जो है कपिल सिब्बल को क्यों पैसे देती है? इस दौरान तो ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि पीएफआई ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि पीएफआई कपिल सिब्बल को पैसे नहीं दे सकती के प्रेम शुक्ला जी? वो लॉयर हैं, उनके सर्विसेज अगर उन्होंने किए हैं तो उनकी फीस भी हो सकती है, उसका एक जस्टिफिकेशन भी हो सकता है। नहीं, ठीक है ना, आनंद नरसिंहन जी मुझे पैसे दे सकते हैं, मैं आनंद नरसिंहन जी को पैसे दे सकता हूँ, लेकिन उसका जो है जवाब भी देना पड़ेगा ना कि पैसे दिए, लेन देन हुआ क्यों जी, क्या कारण है कि लेन देन हुआ। और उसके बाद जो है अलगाववादी संगठन ही कपिल सिब्बल जैसे लोगों को पैसे क्यों देते हैं जी, इसका भी उत्तर देना होगा ना। हाँ, ये देखिए, इसमें एक एनआईए की चार्जशीट में आरोपी अब्दुल समद हैं, उनको 3.1 लाख रुपए दिए गए हैं। दुष्यंत दवे एक और वरिष्ठ लॉयर हैं, उनका भी नाम है इस ईडी के दस्तावेज में, 11 लाख रुपए उन्हें दिए गए हैं। न्यू ज्योति ग्रुप है, इनको 1.17 करोड़ रुपए और पीएफआई कश्मीर को 1.65 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
देखिए, जब पब्लिक डोमेन में बात आई है तो कपिल सिब्बल का दायित्व है कि बताएं कि किस बात के पैसे उन्होंने दिए। पीएफआई ने उनको ये रुपए किस बात के लिए दिए, उनको दान दिया गया है, उनकी लीगल फीस दी गई है जी या उनको समर्थनार्थ दिया गया है। जी ये तो ओनस कपिल सिब्बल पर है जी कि कपिल सिब्बल इस बात का स्पष्टीकरण करें जी पीएफआई से वो लेन देन क्यों कर रहे थे। जी और सबसे बड़ी बात कि सारे बैंक खातों में कम से कम 41.5 करोड़ रुपए नकदी जमा किए गए हैं और ये कह रहे हैं कि 27 बैंक खातों में मुख्य रूप से नकद राशि जमा की गई, जो कुल जमा राशि की लगभग 50% है। इन खातों में कुल जमा 59 करोड़ रुपए में से 27 करोड़ नकद जमा किए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाकायदा बताया किस तरह से जो है वहां पर अराजकता, आगजनी और दंगे फैलाने के लिए पीएफआई के लोग सक्रिय थे। पीएफआई को पैसे कैसे आए, पीएफआई का उत्तर प्रदेश से कोई कनेक्शन ना होने के बावजूद। तो आप कृपा करके बताएं कि कपिल सिब्बल को क्या स्पष्ट नहीं करना चाहिए वो इस तरह की अराजकतावादी आतंकवादों को समर्थन करने वाली, लव जिहाद को प्रश्रय देने वाले संस्था के साथ नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी इसकी कड़ी निंदा की है और आईयूएमएल के साथ कांग्रेस ने साझा किया था केरल में। दुष्यंत नागर हमारे साथ है, प्रेम शुक्ला जी फोन पे बने रहिए, अमिताभ सिन्हा, शंकर आनंद आपकी और रुख करता हूं। दुष्यंत नागर बताइए, 134 करोड़ के फंड की डिटेल्स आई है, वो भी 4/12/2019 और 6/1/2020 के बीच में, और यह कहा गया है कि 15 बैंक खातों में 1 करोड़ रुपए जमा किए गए, जिसमें 10 खाते पीएफआई एवं 5 खाते रिहैब इंडिया फाउंडेशन के हैं और इसमें से 77 लाख रुपए जो है कपिल सिब्बल जी के नाम किया गया है और 11 लाख रुपए दुष्यंत दवे के नाम, 4 लाख रुपए इंदिरा जयसिंह के नाम, 3 लाख रुपए अब्दुल समद एनआईए की चार्जशीट में आरोपी हैं उनके नाम किया गया है। सब इस शाहीन बाग प्रोटेस्ट और एंटी सीएए प्रोटेस्ट को फंड करने का आरोप लगा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। 134 करोड़ रुपए। देखिए, ईडी का भी दिमाग खराब हो गया और मुझे लगता है आनंद नरसिम्हन जी तुम्हारा भी सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया। वकील है, अगर कोई हिंदुस्तान का वकील फीस ले रहा है तो वो किसी केस की ले रहा है। आपके पास प्रूफ पड़ा है? आपके पास प्रूफ पड़ा है? जो एनआईए का आरोपी है वो क्या ले रहा है? अरे सुनिए, आप पहले बात, अरे तमीज को घर पे भूल के आ गए हैं, अकल भी घर पे भूल के आ गए। दुष्यंत नागर, आप बात करने की शालीनता पहले अपने पास रखिए। ये तू तड़ाक से बात आप किसी और से कीजिएगा, मुझसे मत कीजिए। बर्दाश्त की हद मेरी भी है, बर्दाश्त की हद आपकी भी होनी चाहिए। शालीनता को मत भूलिए, तरीके से बात कीजिए। दुष्यंत नागर, आप मुझसे तरीके से बहस करेंगे, मैं आपसे तरीके से बहस करूंगा। आपको जो आरोप रखना है, जो दलील रखिए, लेकिन इस तरह के लफ्जों का प्रयोग ना करें। फोन काट दिया उन्होंने। दुष्यंत नागर का तरीका तो देखिए प्रेम शुक्ला। ये स्पष्ट कर रहा है किस तरह से बौखलाहट है। आपने उनके आपराधिक षड्यंत्रों में संलिप्त होने की संदिग्धता को उजागर किया तो बौखला गए। ये बौखलाहट क्या बताती है? ये बौखलाहट बताती है जरूर जो है निशाना आपका उनके कमजोर अंग पर लगा है, जो उन्होंने आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले संगठन को वैधानिक प्रश्रय देने का जो उन्होंने फी वसूली, मैं अधिक से अधिक जो है अगर उनका डिफेंड कोई करे तो यही कर सकता है। उस वैधानिक फी वसूलने के बारे में प्रश्न करने पर वो बौखला जा रहे हैं। अरे भाई, स्पष्टीकरण दीजिए ना कि आपने क्यों लिया। आप अफजल गुरु का समर्थन क्यों करते हैं? आप मोहम्मद मदनी का समर्थन क्यों करते हैं? अजमल कसाब के लिए ये राजनीतिक दलीलें हैं, लेकिन सड़क पर अराजकता फैलाना, एक पर्टिकुलर कौम के बीच में भय फैलाना और जबरदस्ती चक्का जाम करने के ये आरोप जो लग रहे हैं, इस पर सवाल है। प्रेम शुक्ला जी धन्यवाद, मैं वापस आपकी ओर रुख करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन अमिताभ सिन्हा, शंकर आनंद से और भी डिटेल्स लेंगे। शंकर आनंद, क्या कुछ और डिटेल्स निकल के आए? बताया जा रहा है कम से कम 50% इसमें जो पैसा आया है वो नकदी आई है। कहां से आया है ये पैसा? शंकर आनंद से फिर फोन पे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमिताभ, अगर आपने डॉक्यूमेंट देखे हैं तो बहुत सीरियस आरोप लग रहे हैं इस पर, और ये सारे आरोप तथ्य के बेसिस पर इन्हें सिद्ध करने होंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। बिल्कुल, ये पूरे बैंक खाते हैं जिनको स्टडी करके ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये अपना लीड आउट बनाया और ये बताया है कि कहाँ कितने पैसे गए। लेकिन आनंद, सबसे पहले ये सोचने वाली बात ये है कि अगर सीए बिल, जो नागरिक संशोधन कानून पास हुआ था संसद में, उस दिन कांग्रेस ने भी समर्थन किया था, आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया था। उसके एक हफ्ते के बाद तक देश भर में किसी भी जगह पर कहीं कोई ऐसे धरने प्रदर्शन नज़र नहीं आए थे। उसके बाद एक बड़े सुनियोजित तरीके से पूरे देश में, खासकर शाहीन बाग
से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, तमाम जगह बड़े सुनियोजित तरीके से लोगों का बैठना शुरू हुआ। इतनी बड़ी मूवमेंट को सस्टेन करना, लोगों का लगातार बैठना, लोगों का वहाँ चाय नाश्ता, लोगों को वहाँ सस्टेन करना, ये आसान काम नहीं होता आनंद। इसीलिए सरकार, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ने ये तमाम मूवमेंट्स को ट्रैक किया है और तमाम चीज़ें सामने आई हैं कि इतने बड़े सुनियोजित तरीके से बैठे देश भर में, क्योंकि जो पार्टियां, जिन पार्टियों के नेताओं के नाम है, वो पार्टियों ने समर्थन किया था संसद में, अब संसद के बाद सड़क पर उतरकर उसका विरोध कर रही हैं, वहाँ पर जैसे नारे लग रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक सुनियोजित तरीके से ये पूरा का पूरा पूरे काम को अंजाम दिया गया है। और दूसरी जहाँ तक बात है, आपको याद होगा होम मिनिस्ट्री ने पहले भी मोदी सरकार के आने के बाद कई NGOs को बैकलिस्ट किया था, उनके विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दी थी। PFI भी उसमें से एक संदिग्ध मामले में था। और जाहिर तौर पर जब ऐसे मामले अंजाम पर और मुकाम तक पहुंचाने की बात हो रही है तो ज़्यादा तहकीकात की ज़रूरत है। हाँ, इसमें बड़े बड़े नाम हैं, इंदिरा जयसिंह जैसे, कपिल सिब्बल जैसे नाम हैं, लेकिन इसके बारे में और भी तहकीकात करके उसे अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत होगी। लेकिन नाम सामने आ रहे हैं, पैसों का लेन देन सामने आ रहा है, ये वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि राजनीतिक दलों को इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए मीम अफजल का रिस्पांस आ रहा है, उसको जरा प्ले आउट करते हैं और फिर वापस अमिताभ आपकी ओर रुख करूंगा, क्योंकि कई तरफ से काउंटर भी ये आ रहा है कि PFI कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। किसी एक प्रोटेस्ट को अगर वो सपोर्ट कर रही है तो उसमें क्या गलत किया, पैसे का सोर्स क्या गैर कानूनी है, किसको पैसे दिए गए, क्या उनमें से कोई गैर कानूनी है, ये सवाल उठ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मीम अफजल की बात को सुन लेते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI, जिसका रोल है कि नागरिकता संशोधन कानून के बाद देश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको फंड करने की बात सामने आ रही है, आपके नेता, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को 77 लाख रुपए उनके द्वारा अदा किया गया केरल की एक शाखा से। देखिए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और मैं समझता हूँ कपिल सिब्बल साहब दिल्ली में रहते हैं, सक्षम है वो जवाब देने के लिए। मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, मुझे कोई जानकारी इसकी। तो पार्टी के ऊपर तो लगता है ना, प्रथम दृष्टया तो सवाल खड़े हो गए ना, तो पार्टी में है ना वो। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने किस हवाले से ये बात कही है, मुझे उसकी जब जानकारी ही नहीं है तो मैं जवाब क्या दे सकता हूँ। तो मीम अफजल साहब कह रहे थे कि कपिल सिब्बल खुद सक्षम है, जो भी पैसा PFI की तरफ से उनको मिला है उस पर सफाई देने के लिए। कैमरामैन चंदन के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। कपिल सिब्बल को के हाथ में छोड़ दिया है तो कपिल सिब्बल साहब जवाब देंगे, कब देंगे, इस पर ये उनको पूछने की बात है। लेकिन 2-3 चीजें उठकर आती हैं। एक, PFI बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो क्या वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती, किसी विवाद को, प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर सकती। सवाल ये पूछा जा सकता है कि PFI के पास 134 करोड़ रुपए कहां से आए, और इसमें से अगर 50% नकदी है तो ये नकद रकम कहां से आई, ये पूछा जा सकता है। लेकिन क्या ये अवैध तरीके से डिपॉजिट हुआ, बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट हुआ है ये पैसा, तो इसमें अवैध क्या हुआ। हाँ, इसमें जो चौथे नंबर पर हैं इस लिस्ट में अब्दुल समद अमिताभ, वो एलिज्ड एलिटी ऑपरेटिव हैं, सरकार की गिरफ्त में है, NIA ने उनको अरेस्ट किया है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। बिल्कुल, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ एक सुनियोजित तरीके से आनंद हुआ था। ये बात और है, बड़े नेताओं का नाम इसमें है, पैसे दिए गए, लेकिन बड़े पैसे का मूवमेंट, कौन सा पैसा कहाँ गया, किसने जमा किया, किसके पास गया, वहाँ से किसके पास गया, ये पूरी की पूरी चेन होती है, पूरा का पूरा लिंक होता है आनंद, और पूरे के पूरे लिंक को ट्रेस करने के बाद ही इस बात पर हम लोग नतीजे पर पहुँच सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट जो नज़र आ रही है उसमें तो यही है कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं, आपको याद होगा इंदिरा जयसिंह ने कुछ दिन पहले निर्भया की मां से ये अपील कर दी थी कि वो दोषियों को माफ कर दें, तब भी उन पर काफ़ी बवाल हुआ था। तो जाहिर तौर पर एक पूरा का पूरा एक सुनियोजित तरीके से जो पूरे देश में CAA के खिलाफ षड्यंत्र चला, उन्हें ऐसे लोगों को उस प्लेटफॉर्म पर जगह दी गई जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे। तो जाहिर तौर पर ये PFI के मंशा पर भी, और जिनको वो फंड कर रहे हैं उनकी मंशा को भी सवालिया निशान खड़े करता है आनंद। और यही सवालिया निशान है जो ED का ये तमाम पेपर जो है वो उसी पर और सवालिया निशान को और पुख्ता कर रहा है। हालांकि अभी काफ़ी कुछ साबित करना बाकी है, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस पूरे के पूरे मूवमेंट पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं कि कहां से फंडिंग आई, किसने इनको फंड किया और क्यों फंड किया, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, इनका बैकग्राउंड क्या है। इससे पहले भी इस्लामिक स्टेट और रेडिकलाइजेशन, फोर्स्ड कन्वर्शन के आरोपों के अंदर PFI गिरफ्त में आ चुका है, SDPI गिरफ्त में आ चुका है। एक क्रिश्चियन प्रोफेसर के हाथ काटने का आरोप भी SDPI, जो कि PFI का पॉलिटिकल विंग है, उनके एक्टिविस्ट के खिलाफ है। ये केरल में हुआ था। हाँ, हादिया वाले
केस में हादिया के पक्ष में फैसला गया था, लेकिन उसके बाद साइरो मलाबार चर्च ने केरल में आज भी उनके एक पादरी ने यह बात कही है, एक प्रीस्ट ने यह बात पूरी तरह से कही है कि देखिए लव जिहाद वाले मसले को आप इस दरकिनार नहीं कर सकते, ये चल रहा है। और इस पर भी उंगलियां जो उठी थी उस वक्त पीएफआई के खिलाफ उठी थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी पीएफआई के खिलाफ बात की थी। 2009 में वीएस अच्युतानंदन उस वक्त एक तो केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने केरला हाईकोर्ट में खड़े होकर यह कहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज में संदिग्धता है, इनको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। बार बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने भी साफ ये कहा है, मैं कहता हूं केंद्र सरकार ने साफ कहा है दिल्ली में कि देखिए पीएफआई के खिलाफ एलिगेशंस हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इस पर और बताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव का रिस्पांस आया है इन आरोपों पर। क्या सरकार ने बताया आरटीजीएस क्या हुई? उसके बहाने डीजीपी साहब ने अपना पूरा कार्यकाल कर लिया। तो कम से कम ये सरकार बताए कि इतना बड़ा 120 करोड़ का अमाउंट जो आप कह रहे हैं और भारत आया है या भारत में ही कुछ अकाउंटों में पहुंचा है, तो आखिरकार भारत की इतनी महत्वपूर्ण एजेंसियां क्या कर रही थी? 27 बैंक अकाउंट अमिताभ, इसमें कहा जा रहा है पीएफआई के, जिसमें कम से कम 50% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स आए हैं, यानी 134 करोड़ में से कम 60 करोड़ रुपए तक की राशि जो है वो पीएफआई के 27 बैंक अकाउंट्स में आई है, जिसमें 50% जो है नकदी है। कुल मिलाकर कम से कम 41 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि नकदी आई है। ये कहां से आई है? और यह भी बताया जा रहा है कि जैसे ही ये डिपॉजिट इसीलिए स्क्रूटिनी में आया क्योंकि कई सारी जगह हैं कि नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली, वहां पर जो स्क्रूटिनी हुई उसमें पता लगा कि यूपी में बारेच, बिजनौर, हापुड़, शामली, दासना, ऐसे कई जिलों में अचानक पीएफआई के अकाउंट्स में वृद्धि होने लगी राशि की, कैश राशि की। तो क्या यह पैसा बाहर से कैश में ट्रांसफर होकर हिंदुस्तान आया और फिर इनके अकाउंट्स में गया? इसका जरिया क्या था? यह पैसा भेजने वाले कौन हैं? इनका उद्देश्य क्या है? यह सवाल, यह अब इन्वेस्टिगेशन की बात है। बिल्कुल, जांच तो इस पर होगी। अगर ईडी ने अगर पूरे के पूरे दस्तावेज दिखाए हैं किस तरह से पैसे आए, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस जांच को मुकाम तक पहुंचाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आनंद, पहली बात। दूसरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सूत्र भी यही कहते हैं कि अगर 50,000 से 1 लाख की रकम भी आप बैंक में जमा करते हो, उसे दुनिया के किसी भी कोने में पार्क करके रखते हो, तो उसे कुछ घंटों में, महज चंद घंटों में सरकार ट्रेस कर सकती है, रिजर्व बैंक ट्रेस कर सकता है। तो जाहिर तौर पर अगर एक फंड जमा हुआ है, वो फंड किसने जमा किया, उसके पास पैसे कहां से आए, इतने बड़े पैसे की मूवमेंट जाहिर तौर पर बक्से में तो नहीं हो रही होगी, कहीं ना कहीं से ट्रैक हो ही रहा होगा। तो जाहिर तौर पर ये तमाम पैसों की जो ट्रैकिंग है, कहां से आया, किससे जमा किया, कहां गया, ये इसका अंदाजा लगाना सरकार के लिए, इसके अंतिम मुकाम तक पहुंचना सरकार के लिए मुश्किल काम नहीं होगा। जल्दी ही ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि पैसे कहां से आए और किसके पास गए। ये जो जरिया है, जिनके पास पैसे भी गए हैं, जिनके नाम लिस्ट में है, ये तो जरिया हो सकते हैं, लेकिन मकसद क्या था, कहां से आए, कहां गए, ये बहुत बड़ी बात होगी। और पीएफआई जो है, अब जाहिर तौर पर केरल में तो संदिग्ध की लिस्ट में है ही, उस पर मुझे लगता है कि और जरा मॉनिटरिंग ज्यादा सरकार की ओर बढ़ जाएगी। ये देखिए, एक और बात है कि दुबई की एक फर्म है जिससे कि 20 लाख रुपए आए हैं। ये कहा जा रहा है कि एक रिहैब इंडिया फाउंडेशन, रविशंकर प्रसाद यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान आया है इस पर। As regard these transactions are concerned, the law enforcement agencies are doing their job. I need not make any comment. But if there is a particular suspicious nature of transaction on a particular day, then obviously it raises serious apprehension. और एक बात तो मुझे लगती है कि देश भर में जिस तरह के आयोजन करवाए जा रहे हैं वो सब वॉलंटरी नहीं है, ये बात मैं जरूर कहूँगा। मुंबई से दिवाकर सिंह हमारे साथ लाइव हैं, कुछ उसी तर्ज पर, शाहीन बाग की तर्ज पर मुंबई में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका जिक्र रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। दिवाकर, जरा उन लोगों से पूछिए, ये जो आरोप लग रहे हैं कि 134 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है, जिसमें से कम 50% नकदी में आई है, और ये पीएफआई पर आरोप लग रहा है, ये पैसा कहां से आया है, इस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है। लोगों से पूछिए, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, मैं आनंद उन्हीं से पूछ लेता हूं। एक बात बताइए कि जिस तरह से आप लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन मुंबई में होता रहा है और पुलिस भी आपको सहयोग करती रही है, लेकिन जैसे ही आंदोलन हुआ, कुछ लोगों के बयान भी इतने गलत आए जिसके अंदर आंदोलन कहीं ना कहीं भटक गया। सर्जिल का बयान आपने सुना है, या फिर पीएफआई को 134 करोड़ रुपए का जो ईडी ने खुलासा किया है, 134 करोड़ रुपए उनको दिए गए देश विरोधी गतिविधियों के लिए, तो आपको क्या लगता है?
देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि एज अ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मैं इस देश के काले कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं। शर्जील हो, पीएफआई हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमको उससे कुछ लेना देने। आज हम सिर्फ और सिर्फ एनआरसी, एनपीआर और सीए के खिलाफ उतरे हैं और हम इसका विरोध जाहिर कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टूडेंट है, विमेन्स है, पिछड़ी जाति के लोग है, मुसलमान है, युवा, हर तबके के लोग यहाँ पे आए हुए और इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया होगा तो वो उनका पर्सनल है। हम सिर्फ और सिर्फ इस कानून के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आरोप ये है कि ये फंडिंग, शर्जील का बयान आपने देखा होगा या फिर दिवाकर, उनको पूछिए, ये जो आरोप लग रहे हैं कि फंडिंग कहीं से आई है, इस फंडिंग पर सवाल है कि इनको पैसे कहां से मिल रहे हैं। कपिल सिब्बल को 77 लाख रुपए देने का आरोप है, वहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिखा है। एक एलईटी ऑपरेटिव को 3 लाख रुपए दिए गए हैं। सब तो उसी के खिलाफ ही है, सब तो खिलाफ है। हम जो आरोप लग रहे हैं पीएफआई पर, उसके बारे में मालूम नहीं है, जो क्या आरोप है नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसके लिए हम लोग खड़े हुए हैं। बस जो कानून है उसके लिए खड़े हैं। मैं कुछ और लोगों से आनंद बात करने की कोशिश करता हूं कि जो उनका क्या कहना है उस मुद्दे पर। मैं बीच में घुस रहा हूं, प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, मैं बीच में जाके मानने की कोशिश करता हूं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन मुंबई में होता रहा है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों के बयान, जैसे शर्जील का बयान हो गया और अभी थोड़ी देर पहले एक खुलासा हुआ है कि पीएफआई जो है, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, उसको जो है फंडिंग की गई है 134 करोड़ रुपए की, आरोप है ईडी का। क्या कहना चाहेंगे? आरोप है, उस पर कुछ बोल नहीं सकते भाई। वो आरोप लगाने वाले जब तक प्रूफ नहीं करेगा हम कुछ नहीं बोल सकते। तुम आरोप लगा रहे हो, कोर्ट में प्रूफ करो, कोर्ट में प्रूफ होगा तो आप आरोप उसको यानी बोल सकते हैं हाँ तुमने सही किया। लेकिन शर्जील का बयान आपने देखा? नहीं, मैं शर्जील का बयान नहीं देखा और मैं उस ताल्लुक से कोई बयान नहीं देना चाहता। मेरा उस पर स्टैंड क्लियर है, मैं नहीं जानता वो क्या है, क्या बयान दिया और ना मैं उस पर कुछ बयान देना था। मैम आपसे जानना चाहेंगे दिवाकर, मैं आपसे मैं रुख अलग करता हूं। मोहम्मद शाकिब पीएफआई के वकील हैं, हमारे साथ है। मोहम्मद शाकिब, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अब ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डिटेल्स हमारे सामने आए हैं, जहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि करीब 120 करोड़ रुपए की फंडिंग में से आपके अकाउंट 27 अकाउंट्स में जो ज़्यादातर कैश हुआ है, उस कैश की डिपॉजिट्स हुए हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कपिल सिब्बल और एक एलईटी ऑपरेटिव है अब्दुल समद, पीएफआई कश्मीर, इन सबको फंडिंग की गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पीएफआई का कोई लॉयर एडवोकेट नहीं हूँ, मैं पॉपुलर फ्रंट का कर्नाटक का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ मैं जी। दूसरा बात, आप जो 120 करोड़ की जो बात की है, 120 करोड़ पैसा रहा तो पॉपुलर फ्रंट जो है बहुत बड़ा संगठन बन जाएगा। हम लोग मस्जिदों के सामने एक मेंबर के पास 10-10 रुपया, 50-50 रुपया लेकर एक संगठन हम लोग चला रहे हैं। ये संघ परिवार का जुल्म के खिलाफ बात करने के लिए, लिखने के लिए, एजिटेट करने के लिए। ये सब ईडी का सब जो है फॉल्स फैब्रिकेटेड स्टोरीज है। ये फॉल्स फैब्रिकेटेड स्टोरीज जो है उसको आरएसएस जो बोलता है, बीजेपी के उनके आका जो बोलते हैं, वो आकर ईडी बोलता है। वो हम लोग को मालूम है पास्ट 6 ईयर से इंडिया कैसा चल रहा है। तो ये भी एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है ये, और द कोर्ट ऑफ लॉ में ये पूरा जो है डेमोलिश हो जाएगा। ये कोई वैल्यू नहीं रखता है ये सब डॉक्यूमेंट। आप कह रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में ये डेमोलिश हो जाएगा, लेकिन इसमें अकाउंट ट्रेल की बात की गई है। What has been spoken about? All these things are false fabricated cooked stories which has no value at all. But इसमें अकाउंट नंबर्स भी मेंशन्ड है और इसमें ये इसमें खासकर एक बात इसमें कहा गया है कि आपके 27 अकाउंट हैं। अकाउंट में ये सब आ देखिए, आपके 27 अकाउंट में कहा जा रहा है कि कम से कम 27 अकाउंट भी एक संस्था रख सकती है। क्या गलत है उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो ये कह रहे हैं बस इन क्या 400 अकाउंट भी एक संस्था रख सकती है। बिल्कुल शाकिब साहब, आप 400 अकाउंट भी रख सकते हैं अगर वो वैलिड है। मैं अकाउंट और सवाल ये पूछे जा रहे हैं, व्हाइट एंड ब्लैक है, प्योर है, प्योर एज मिल्क है। नहीं, प्योर एज मिल्क या नहीं है ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा, लेकिन इसमें ये है कि आपने सुनिए आपने इसमें आरोप ये है कि अब्दुल समद जो एक एलईटी ऑपरेटिव है उसको 3 लाख रुपए दिए गए हैं और पीएफआई कश्मीर को 1.65 करोड़ हैं। शाकिब साहब, आई एम जस्ट आस्किंग योर क्वेश्चन, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद आप जवाब दीजिए। जी बोलिए। You have to wait until I complete. बोलिए। Put your questions forward. बोलिए। ये एक बात,
हम 20 अकाउंट्स रखे, 200 अकाउंट्स रखे, ये हमारा हक है, हम लोग कर सकते हैं। भारत देश के वासी है, हम लोग को सब अकाउंट रखने का पूरा हक है, जैसा किसी और संगठन को है, या आरएसएस को है, या बीजेपी को है। बिल्कुल, आंख फूलने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल नंबर दूसरा, 120 करोड़ या 100 करोड़ या 1000 करोड़ के बकवास बातें जो आ रहे हैं, ये बकवास जो है, ये कुक्ड स्टोरीज है ईडी के। ये पूरा पेपर जो है स्क्रैप में जाकर कोर्ट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका जो सवाल है, हम किसी को फंड किया, हम किसी को फंडिंग करने के लिए, हम लोग कोई फंड नहीं है, हम लोग का संगठन चलाने के लिए हम किसी को जाकर फंडिंग करेंगे। अच्छा, ये सब जाकिर साहब, मैंने आपकी बात सुनी, कोई बुनियाद नहीं है। मैं आपको इनके ईडी का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, ईडी का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। ईडी का स्टेटमेंट में इन्होंने लिखा है कि नकद 41.5 करोड़ रुपीस, 41.5 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। अब उसके आगे सुनिए सर, पूरी बात सर, पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात सुनिए। उसके बाद लिखा है पीएफआई के 27 बैंक खातों में मुख्य रूप से नकद राशि जमा की गई थी, जो कुल जमा राशि की लगभग 50% है, यानी 59 करोड़ में से 27 करोड़ नकद जमा किए गए। फिर आपके दिल्ली का एक अकाउंट सुनिए, आपके दिल्ली के एक अकाउंट नंबर का मेंशन है यहां पर, और उस अकाउंट नंबर से आउटगोइंग की भी डिटेल्स उन्होंने लिखे हैं, जहां कहा है कि आपने कपिल सिब्बल को 77 लाख रुपीस दिए हैं, 77 लाख रुपए, इंदिरा जयसिंह को 4 लाख रुपए, और फिर उसके बाद दुष्यंत दवे को 11 लाख रुपए दिए हैं। और उसके अलावा यह भी लिखा है अब्दुल समद एक एलईटी ऑपरेटिव है, जिसको कि आपने 3 लाख रुपए दिए हैं। अब्दुल समद जो एनआईए इन्वेस्टिगेशन में अभी भी है, उसके घेरे में है। और पीएफआई कश्मीर और ज्योति इंडस्ट्रीज को 1.17 करोड़ और 1.65 करोड़ डालने का एक संस्था है या नहीं है, जो आज तक इन्वेस्टिगेट किया, क्या प्रूव हुआ है? पूरा जो है बकवास निकला अब तक कोर्ट में। केरला में हमारे बारे में झूठे इल्जाम। आप शाकिब साहब आप फोन पे रहिए। देखिए, आप ही के जो वकील हैं दुष्यंत दवे, जिनका नाम यहाँ है, मैंने कहा 11 लाख रुपए मिले हैं, सुनिए वो खुद क्या कह रहे हैं। अब देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि मैं अल्पसंख्यकों के पक्ष में खड़ा होता हूं। सुनिए, वो कह रहे हैं मैं अल्पसंख्यकों के पक्ष में खड़ा रहता हूं। दुष्यंत दवे का पैसों के लेन देन पर कुछ कहने से इनकार, वो कह रहे हैं मैं नहीं कहूंगा, कहते हैं कि मैं उनके लिए काम करता हूं। नहीं है हमारा, बिल्कुल है सर, को फीस देना हमारा हक नहीं है, हम देंगे, हम देंगे, बिल्कुल दीजिए सर। लायर को फीस देंगे, लायर को फीस देना हमारा हक है। बिल्कुल, मैं भारत निवास का वासी हूँ, भारत देश का, मुझे हक है, पूरा हक है आपको। प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? शाकिब साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मोहम्मद शाकिब साहब, मेरी मैं किसी को फीस पे करता हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? बिल्कुल, अभी आपने कहा कि आप केस आर्ग्यू करने के लिए मैं एक्स को वाई को फीस पे करूंगा, पूरी तरह से पे कीजिए आप। नहीं, आप पूरी तरह से पे कीजिए मोहम्मद शाकिब साहब, लेकिन आप ही की बात में राइट्स टू पे। क्या मुस्लिम संगठन या दलित संगठन या आदिवासियों का संगठन कोई लायर को फीस पे करना भी जुर्म है इस देश में? बिल्कुल जुर्म नहीं है, जुर्म हम लोग करेंगे। बिल्कुल कोई जुर्म नहीं है, पर आप ही की बात आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना मोहम्मद शाकिब। आप ही की बात आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लॉयर को फीस देने का हक आपका बनता है, जब लॉयर ने कहा कि मुझे मिलता है। दूसरी तरफ आपने कहा हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। दूसरी बात आपने कहा हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, हमारा अकाउंट ही नहीं है। अब दोनों बातें आप ही कह रहे हैं, दोनों बातें आप ही कह रहे हैं। एक तरफ कहते हैं आई डोंट हैव द मनी, दूसरी तरफ कहते हैं आई हैव द राइट टू पे द मनी। एक तरफ कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं पैसा देना हमारा हक है। हमने पूछा आपका पैसा है, आपने कहा नहीं है, फिर कहते हैं पैसा देना हमारा हक है। दोनों बात आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा मोहम्मद शाकिब, मैंने नहीं कहा। अकाउंट रखना आपका हक है, अकाउंट में पैसा रखना आपका हक है, किसी को भुगतान करना आपका हक है, पर एक तरफ हाँ और एक तरफ ना कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या प्रॉब्लम क्या है? मुस्लिम संगठन किसी को फीस पे नहीं करना है? अरे कीजिए ना सर, आप इसको हिंदू मुस्लिम क्यों बना रहे हैं? अभी आपने बोला ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बोला आप इंडियन है, अभी हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? अभी आपने इंडियन कहा, मैं एक इंडियन होने के नाते आपसे एक फेलो इंडियन को एक सवाल नहीं पूछ सकता, इतना मेरा हक नहीं है? हक है, मैं वही बोल रहा हूं। तो जब आप जवाब दे रहे हैं, उस जवाब में अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो उसको क्वेश्चन करना मेरा हक नहीं है? मैं वही बोला अभी सडनली आप इंडियन से मुस्लिम पे आ गए। क्यों इंडियन से मुस्लिम पे आ गए? आप इंडियन पे रहिए, मैं भी इंडियन पे रहता हूं। आपने कहा आपके पास पैसे नहीं है, फिर आपने कहा आपका हक बनता है कि लॉयर को फीस दें। तो अगर आपने दुष्यंत दवे को 11 लाख रुपए दिए, तो आप ये भी मान रहे हैं उसी अकाउंट से आपने कपिल सिब्बल को 77 लाख रुपए दिए हैं? कल फ्यूचर देखो भाई, कल हमें सीएए के खिलाफ हम लोग पिटीशन फाइल किया है, इसके लिए हमें जरूरत पड़ा था, हम 2 लाख रुपया फीस किएंगे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को।
दैट इज आवर फंडामेंटल डेमोक्रेटिक नहीं, राइट। बिल्कुल राइट है सर, लेकिन उसी में लिखा है उसी अकाउंट से आपने 1.65 करोड़ पीएफआई कश्मीर को दिया है और एक एलईटी ऑपरेटिव को 3 लाख रुपए दिया, फिर आप कह रहे हैं वो आपका अकाउंट नहीं है। कश्मीर में जब फ्लड्स आ गया, कश्मीर में जब बाढ़ आ गई, सर ये सर कश्मीर में दिसंबर 2019 दिसंबर 2019 अरे शाकिब साहब दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में कश्मीर में कोई बाढ़ नहीं आई। दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच में कश्मीर में कोई बाढ़ नहीं आई, तब आपने 1.65 करोड़ रुपए दिए, ये आरोप है। लिसन टू मी। हाँ मैं सुन रहा हूँ शाकिब साहब, मेरे पास समय कम है। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, धन्यवाद। लेकिन आपने जो कहा उसी में कंफ्यूजन है, उसी में कॉन्ट्रडिक्शन है, सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जेएनयू के छात्र शर्जील के खिलाफ मणिपुर में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। शर्जील पर देश के खिलाफ बयान देने के मामले में मणिपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब तक शर्जील पर 5 राज्यों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब असम को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने के विवादास्पद भाषण का एक वीडियो वायरल होने के बाद जेएनयू के छात्र शर्जील पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। खबर है कि शर्जील दिल्ली में ही छुपा हो सकता है, जबकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक शर्जील इमाम की आखिरी लोकेशन पटना में मिली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पटना और जहानाबाद में शर्जील की तलाश में छापेमारी भी कर रही है। बताया जा रहा है कि शर्जील की लोकेशन 25 जनवरी को दोपहर तक पटना की थी और उसके बाद उसका फोन बंद है। अलीगढ़ पुलिस के मुताबिक शर्जील की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें भेजी गई हैं। भड़काऊ भाषण के मामले में फरार चल रहे जेएनयू के छात्र शर्जील के समर्थन में परिवार उतर आया है। शर्जील की मां ने कहा है कि शर्जील ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे देश को खतरा हो। उन्होंने कहा कि शर्जील के बयान को बेवजह तूल दिया जा रहा है। कि पुलिस की कार्रवाई पे आपको इतनी नाराजगी क्यों? बहुत गलत बयान उसको बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। वो एनआरसी और सीए के खिलाफ था कि शायद हम लोग बच जाएं और ख़त्म हो जाए। हम मना कर रहे थे तो बोला कि नहीं अम्मी, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है सीए और एनआरसी के, लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। बस और हम क्या कहें, बेटा मेरा निर्दोष है। बस अल्लाह से उम्मीद है कि बेटा मेरा सही सलामत लौटेगा, बस। और कुछ नहीं किया है ऐसा काम, उसको पीछे लग गए लोग, बढ़ा चढ़ा के कुछ बोल रहे हैं, बस। और क्या कहें, कोई गलत ऐसा उसको तरबियत नहीं दिया है। उसकी माँ है, हम फादर उसके चले गए, मेरे ही इसमें दोनों बच्चा मेरा है। कभी ऐसा नहीं कर सकता है और नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। संविधान के खिलाफ नहीं है। हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे, और कहाँ जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हमारा भतीजा जो शर्जील इमाम है, मैं उसका चचा हूं, और मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि वो सबसे पहले जो अपना शाहीन बाग में प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, तो उसने सारे लोगों को ये ज़रूर अपील की थी कि जो एनआरसी और सीए और एनआरपी आया है उसको हम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। और भारत के नागरिक होने के नाते मैं भारत के संविधान का खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वेलकम करता हूँ। लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं, मुझे ये अधिकार है। भारतवासी होने के नाते मुझे अपने न्यायालय पर पूरा विश्वास है और मैं अपने न्यायालय का स्वागत करता हूँ। और हर भारत के वासी को अधिकार है कि अपना पक्ष वो अपना रख सकता है। उसने अपना प्रपोजल प्रोटेस्ट के द्वारा किया था और सभी लोगों को ये कहा था कि शांतिपूर्वक करना है, कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना है, न्यूसेंस क्रिएट करके नहीं करना है, ताकि गवर्नमेंट को ये समझ में आए कि जो भारत के लोग हैं इनके साथ ये एनआरसी इस टाइप का नहीं करना चाहिए। शर्जील की मां और शर्जील के अंकल की तो बात आपने सुनी, लेकिन सबसे पहले जरा चंद्रमोहन से बात करते हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, आनंद तिवारी हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, अगर वो संविधान का आदर करते हैं, अगर उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो फिर वो न्यायपूर्वक न्याय का, उन्होंने कहा कि वो जस्टिस सिस्टम का भी आदर करते हैं। शर्जील ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, तो फिर शर्जील अब्सकॉन्डिंग क्यों है, शर्जील फरार क्यों है? बिल्कुल, देखिए, शर्जील के फरारी के बाद तो दिल्ली की स्पेशल ब्रांच की टीम और बिहार पुलिस की टीम जहानाबाद के काकों में छापेमारी की, 2 लोगों को हिरासत में लिया था और एक ड्राइवर को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ के बाद पीआर बॉन्ड पर उनको छोड़ दिया गया। वहीं पटना के 3 लोकेशन पर भी छापेमारी हुई, लेकिन शर्जील का अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन जो इनकी जो माँ और इनके जो चाचा हैं, वो जो कह रहे हैं, ये साफ तौर पर ये भी मान रहे हैं कि वो 25 तारीख के बाद दोपहर के बाद से उससे बात नहीं
नहीं हो पाई है। अगर वो उससे बात होती है तो वो ये जरूर कहेंगे कि पुलिस उनको ढूंढ रही है और उनके सामने वो खड़ा हो। लेकिन इनके चाचा ये भी कह रहे हैं कि वो शर्जिल दोषी नहीं है, ना ही उसके ऊपर कोई आरोप है। साथ ही मां भी अपनी दलील दे रही है, लेकिन पुलिस जरूर छापेमारी कर रही है और 25 तारीख को दीघा रोड में अंतिम लोकेशन देखा गया है। तो पुलिस अभी भी लगातार यह नजर बनाई हुई है और जब भी उनका लोकेशन मिलेगा उसके बाद उनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी जरूर पटना पुलिस, यानी 2 दिन से बिल्कुल उनकी कोई खबर नहीं है, जरूर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन, मैं वापस आपकी ओर रुख करता हूं। एक मिनट, आनंद तिवारी, कहा जा रहा है कि वो वापस वहां से पटना से बिहार से निकलकर वापस दिल्ली आ गया है और दिल्ली में ही कहीं छुपा हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी बता रहे हैं कि शर्जील इमाम दिल्ली में छुपा हो सकता है और उसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की कई टीमें हैं, दिल्ली के अलग अलग जगहों पर रेड कर रही हैं। चाहे बात की जाए जेएनयू की या जामिया की, इन तमाम जगहों पे उसके हाइड आउट हो सकते हैं, क्योंकि जेएनयू में शर्जील इमाम रहता था, वहां पे ये स्टडी करता था, वहीं का छात्र था। और ये भी जानकारी मिल रही है आनंद की शर्जील इमाम कुछ वकीलों के संपर्क में है और वो अग्रिम जमानत के लिए साकेत या पटियाला हाउस कोर्ट का रुख कर सकता है। तो लगातार वहां भी क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार मौजूद हैं कि शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 5 राज्यों में शर्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है और उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जो वीडियो सामने आए हैं उसको आधार बनाकर दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, इंटरसेप्ट सेल जिसके बाहर हम खड़े हैं, इसने केस दर्ज किया था। और ये जो क्राइम ब्रांच के अफसर हैं लगातार बिहार में भी डेरा जमाए हुए हैं, जहां पर लगातार रेड की जा रही है। अलीगढ़ पुलिस भी दिल्ली में मौजूद है और असम पुलिस भी, जो यहां भी लगातार शर्जील की तलाश में छापेमारी कर रही है। जी अमिताभ, सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी देश को तोड़ने की बात करने की इजाजत देता है? क्या किसी एक संविधान या किसी एक लॉ, किसी एक संशोधन का विरोध आपको यह हक देता है कि आप देश विरोधी बातें करें और कहें कि इसमें कुछ गलत नहीं है? देखिए, यही जेएनयू की दिक्कत और यही जेएनयू की समस्या है कि इस तरह के नारे लगाकर असम को कट ऑफ कर देंगे, 5 लाख लोग जमा कर लो। तो ये बच्चा, आपने उनकी माँ का बयान देखा, आपने इनके चाचा का बयान देखा, कितने भावुक थे वो लोग और बोल रहे थे जो सरकार ने फैसला किया वो मान्य है, बेटा दोषी नहीं। यही मैं बता रहा हूँ। बड़े बड़े सपने लेकर लोग अपने बच्चों को भेजते हैं जेएनयू में, चाहे वो बिहार के मध्य वर्ग के परिवार हो या लोअर मिडिल क्लास के परिवार हो, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, बड़े सपने लेकर भेजते हैं। अगर बच्चे यहाँ आकर उस भावना में बह जाते हैं तो ये दोष तो पूरे सिस्टम का ही है ना। तो उस सिस्टम को, जो पीएफआई का जो फंडिंग है, इस तरह की फंडिंग तमाम चीज़ों को जो लगाई जा रही है, इन तमाम चीज़ों को देखने के आगे करना पड़ेगा आनंद। ये बहुत बड़ा सिस्टमिक चीज़ है जिसको देखना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, उस बच्चे ने बयान दिया है और उसे अपनी सफाई देनी पड़ेगी आने वाले दिनों में, भले ही उनके माँ बाप। और सबसे बड़ी बात अमिताभ ये है कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनको समझ है। ये एक आइडिया, एक पर्टिकुलर नेता, एक पर्टिकुलर नेतृत्व के विरोध के बेसिस पर को बेसिस बनाकर हर चीज को बरगला रहे हैं और हर चीज में डर और धोखा और तोड़ने की बात कर रहे हैं। उसी सिस्टम की तो बात कर रहे हैं आनंद, उसी सिस्टम की बात हो रही है जो पिछले 2 महीने से जेएनयू में जो शुरू हुआ, जो अब तक खत्म नहीं हो रहा है। जेएनयू से बढ़ता हुआ शाहीन बाग पहुंच गया। जेएनयू के तमाम जितने योद्धा थे इस तरह के, वो सारे शाहीन बाग पहुंच गए। शाहीन बाग आगे बढ़कर जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच गया, वो पटना के सब्जी बाग पहुंच गया, वो महाराष्ट्र में पहुंच गया, मुंबई में लोग बैठे हैं। तो ये चीजें फैलती जा रही हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। मैंने अपने भी उनके माँ का बयान देखा, उनके चाचा का बयान देखा, ना काफी भावुक बयान था। वो बड़े उम्मीदों के साथ उसे पढ़ने को भेजा था और वो बयान कहां जा रहा है। और तो उन्होंने खुद इसको समझाया कि देखो ऐसी बातें मत करो। दूसरी बात, शर्जील खुद इस देश में पैदा हुए हैं। अगर उनको जेएनयू में एडमिशन मिला है तो क्लियरली उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है। शर्जील क्या खुद ये नहीं समझते? तो किस बात पे इस तरह की बयानबाजी की गई? अब ये भी देख लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक महिला प्रदर्शनकारी का वीडियो ट्वीट कर यह दावा किया है कि वो महिला नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में सुप्रीम कोर्ट और अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठा रही है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो संबित पात्रा ने ट्विटर पर शेयर किया है। बताया गया है कि वीडियो में दिख रही इस लड़की का नाम आफरीन फातिमा है, जो शर्जील इमाम की दोस्त बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर दोनों एक दूसरे के समर्थन में ऐसे कई और पोस्ट भी शेयर कर चुके हैं। आज हम जब उतरे हैं, सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव कॉन्डक्ट के लिए अफजल को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैक में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे
मंदिर बनेगा। अब देखिए ये सारी असलियत सामने आ रही है अमिताभ। 370, अफजल गुरु, राम मंदिर, ये असली मुद्दे हैं, सीए एनआरसी नहीं। क्योंकि अगर ये देश के नागरिक हैं, ये विस्थापित लोगों की मदद, पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं, तो उन सब के बारे में क्यों भूल गए जो यहां पर 30 साल से बैठे हैं त्रिशंकु बनकर। कहीं उन्हें काबुली कहा जाता है हिंदुस्तान में और वहां हिंदुस्तानी कहा जाता है। यहां उन्हें हम पाकिस्तानी कहते हैं, वहां उन्हें हिंदुस्तानी कहा जाता है अपने मुल्क जाओ। तो क्या इनके कोई हक नहीं? ये भी तो दलित हैं, ये सिख हैं, ये भील हैं, आदिवासी हैं। आनंद, कई दशकों से कई वामपंथी की विचारधारा के लोग सदन में भी आए हैं, संसद में भी आए हैं और उन्होंने अपनी विचार लगातार बेबाक तरीके से रखे हैं। चाहे वो सीताराम येचुरी हो, चाहे प्रकाश कराट हो, हरिकृष्ण सिंह सुरजीत हो, कभी सब जेएनयू से सब कई लोग निकल कर आए हैं, लेकिन कभी ऐसी देश तोड़ने वाली बातें तो पहले तो नहीं होती थी। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं आनंद, तो जाहिर तौर पर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है जिस पर कोई ना कोई हावी है, और उस सिस्टम को दुरुस्त करना है सरकार को। और यही सिस्टम को दुरुस्त करने की बात है, क्योंकि ये बच्चे तो जब आते हैं, जब एडमिशन लेने आते हैं, जेएनयू में एंट्रेंस टेस्ट देकर आते हैं, वो जामिया में एंट्रेंस टेस्ट देकर आते हैं, दाखिले के लिए परीक्षा होती है यहाँ पर। जब तक यहाँ आते हैं तब तक तो उनको इस तरह से इंडोक्ट्रिनेशन तो होता नहीं है कि आप फला विचारधारा के हो, फला विचारधारा के हो। यहाँ पर विचारधारा इस तरह की पनपती है। तो ये लेकिन विचारधारा एक बात है और देश तोड़ने वाली बात करना और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को पूछना, जबकि इसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और अगर आपको लड़ना है लड़ाई तो आप कोर्ट में लड़िए। इस तरह की बयानबाजी, और सबसे बड़ी बात, वो महिला तो वहां खड़ी थी, ये ट्वीट संबित पात्रा ने ट्वीट किया, लेकिन कई लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे तथ्य के विपरीत बातों पर। यह चिंता वाली बात है। अखाड़ा में आज बस इतना ही। नमस्कार।